नमस्कार, मैं श्रेया कैंथोला। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़। चलिए बढ़ते हैं नेशनल बुलेटिन की ओर। पर इससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। कारगिल दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पोस्ट, प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि। ये दिवस हमारे जवानों की असाधारण वीरता, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक। द्रास में 26वें कारगिल विजय दिवस समारोह का हुआ आयोजन। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया समारोह को संबोधित। कहा, प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर नायकों को नमन। मालदीव दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ से मिले पीएम मोदी। दोनों देशों के संबंधों को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर हुई वकीलों की बैठक। सीएम रेखा गुप्ता ने की बैठक में शिरकत। कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव अपने आप में ही राष्ट्रहित की नवचेतना। अब खबरें विस्तार से। देश इस साल 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। यह वह दिन है जब 1999 में भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों और दुश्मन की लगातार गोलीबारी के बीच साहस और अटूट संकल्प के साथ कारगिल की चोटियों को फिर से हासिल किया था। इस कारगिल दिवस में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मैं मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। यह दिवस हमारे जवानों की असाधारण वीरता, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। द्रास में 26वें कारगिल विजय दिवस समारोह को थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं चौथी बार कारगिल विजय दिवस के इस पावन आयोजन में सम्मिलित होकर गर्वित और भावुक महसूस कर रहा हूँ। पिछले साल 2024 में हमने रजत जयंती के रूप में इस विजय गाथा का स्मरण किया। हम उन बहादुर नायकों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम गरिमा के साथ शांतिपूर्वक रह सकें। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता की क्षति पहुंचाने की योजना बना रही है, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। द्रास की इस पूर्ण रणभूमि पर खड़े होकर जहां हमारी वीर सेना ने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन अमर शहीदों को स्मरण करते हुए और पाकिस्तान के नापाक इरादों पर मिली ऐतिहासिक विजय की 26वीं वर्षगांठ को समर्पित इस पावन अवसर पर सम्मिलित होकर मैं स्वयं को अत्यंत गर्वित और भावुक महसूस कर रहा हूं। यह लगातार चौथी बार है जब मैं कारगिल युद्ध स्मारक और कारगिल विजय दिवस के इस पावन आयोजन में सम्मिलित हो रहा हूं। 2 बार नदन कमांड आर्मी कमांडर की हैसियत से और 2 बार थल सेना अध्यक्ष के रूप में। आज इस पावन अवसर पर कारगिल युद्ध के वीरों के माता पिता, वीर नारियों और सभी परिवारजनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने राष्ट्र को अपने वीर दिए। आपका हौसला, धैर्य और त्याग हम सब के लिए प्रेरणा है। आज पूरा देश आपके अद्वितीय योगदान और अटूट राष्ट्रभक्ति को श्रद्धा पूर्वक नमन करता है। पिछले वर्ष 2024 में हमने रजत जयंती के रूप में इस विजय गाथा का स्मरण किया। वह एक ऐतिहासिक अवसर था जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति ने और भी प्रेरणादायक बना दिया। उस दिन शिंकुल्ला टनल के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ हुआ। इस वर्ष भी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारे सीओ साहब यहां पर उपस्थित होकर हमारे शहीदों को नमन करने आए। यह दर्शाता है कि कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य आयोजन नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का उत्सव है। जो खामोश खड़े थे बर्फीली चौकियों पर, उनकी दुआ से ही महफूज है ये वतन। आज हम तोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 की ऊंचाइयों के नीचे खड़े हैं और हम केवल उस युद्ध को याद नहीं कर रहे हैं, हम उस भावना का स्मरण कर रहे हैं जो उन रणबांकुरों ने दिखाई थी। हमें याद है वह दृढ़ संकल्प जो उनकी आंखों में था, वह अदम्य साहस जिससे उन्होंने हर कठिनाई को मात दी। हमें स्मरण है वह नारा, वह चेतावनी, वह प्रण जो हर योद्धा के मुख से निकला। हमें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं उन बहादुर नायकों को जिन्होंने मृत्यु को गले लगाया ताकि हम गरिमा के साथ चैन की जिंदगी जी सके। साल 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत कारगिल की ऊंचाइयों पर एक अद्वितीय विजय प्राप्त की थी। उस युद्ध में भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तान सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़कर हमारी सीमा से बाहर कर दिया था और तिरंगे को इन बर्फीली चोटियों पर फहराया था। यह वह क्षण था जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सीमाओं के भीतर किसी भी नापाक इरादे को सफलता नहीं मिलेगी।
भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। हमने शांति को अवसर दिया, पर उसने कायरता की कार्रवाई की और उसका उत्तर केवल हमने पराक्रम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया, बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। 7 से 9 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें एनजीओ भी शामिल थे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही, बल्कि हम नित्य प्रतिदिन एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख शक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव दौरे के दौरान माले में मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ से मुलाकात की। साथ ही दोनों देशों के संबंधों के बारे में चर्चा की गई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए वकीलों की बैठक को संबोधित किया। सीएम ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव अपने आप में ही राष्ट्रहित की नवचेतना है। 2024 में चुनाव का खर्चा 1,35,000 करोड़ रुपए था। 2014 में ये खर्च 3,800 करोड़ रुपए था और 2019 में लोकसभा चुनाव का सरकारी खर्च 60,000 करोड़ रुपए था। ये जनता का पैसा है, ये पैसा सही जगह और देश के विकास में लगना चाहिए। साथ ही कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने तो एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया था। सुनील जी, हमें तो कॉलेज के समय से आदत है कि आप प्रस्ताव रखते थे, हम सेकंड करते थे। तो आज भी मुझे वही मौका मिला है कि आपने जो बातें कही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये अपने आप में राष्ट्रहित की नव चेतना है। और दूसरी बात कि ये लॉयर्स के बीच में क्यों, आज के इस कार्यक्रम का महत्व क्यों, तो मैंने जितना समझा कि जो जज को समझा लेता है भाई, वो जनता को तो समझा ही देगा। जिनके पास इतनी सारी दलीलें, अपीलें होती है कि जज को भी मानना ही पड़ता है, तो जनता तो आपके सही जन जागरण के माध्यम से मान ही जाएगी। उन्हें तो केवल ये समझ में आना चाहिए कि ये हमारे देश के हित के लिए है, जनता के हित के लिए है। तो भाई मोहित नागर जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंद्रप्रस्थ लॉयर्स फोरम के, ईशु त्यागी जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सुमित वर्मा जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और आप सभी श्रोतागण जो कि धुरी हैं समाज की और जन जागरण के इस अभियान की मशाल लिए हुए आगे आप बढ़ सकते हैं। आदरणीय सुनील बंसल जी ने अपनी बातचीत में कहा कि इलेक्शन का खर्च 2024 में 1,35,000 करोड़ हुआ, केवल लोकसभा का 1,35,000 करोड़। जब मैं डाटा देख रही थी कि जब 1992 में ये चुनाव का खर्च कितना था, 1952 में ये चुनाव का खर्च था 10 करोड़ रुपए।
फिर 2014 में ये खर्च लोकसभा का कितना था, सरकारी खर्च, तो वो था 3800 करोड़ रुपए। और 2019 में लोकसभा चुनाव का सरकारी खर्च 60,000 करोड़ रुपए था। यानी हर 5 साल बाद इसका क्वांटम कितना बढ़ता गया। और ये पैसा किसका है? ये पैसा कोई सरकार ने पेड़ों पे नहीं उगाया, ये आपकी और मेरी जेब से जाता है, तब जाकर के चुनाव की इस प्रशासनिक व्यवस्था में खर्च होता है। और जब अपना पैसा खर्च होता है तो भैया दर्द तो होता है कि नहीं होता है? तो जब अपनी जेब का पैसा है, जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई का पैसा है, तो ये हम सब का कंसर्न है कि वो पैसा सही जगह लगना चाहिए, देश के विकास में लगना चाहिए, जनता के हित में लगना चाहिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए। और इसे दुर्भाग्य कहूं या क्या कहूं कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी हमें देश में ऐसे रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ रही है। मैं तो उस दिन को भी याद करती हूं कि जब 2014 में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की दीवार से भाषण दे रहे थे और जनता को ये बता रहे थे कि देश में शौच जाने के लिए शौचालय का उपयोग करना कितना जरूरी है। यहां से शुरू किया हमने, इसे जीरो कहेंगे या गड्ढा कहेंगे, कि जब देश की जनता को यह बताना पड़े कि भाई शौचालय का उपयोग जरूरी है। मतलब भारत एक ऐसा देश जहां पे यदि ओपन डेफिकेशन है, खुले में टॉयलेट जा रहे हैं, दैट वाज कैजुअल, कुछ खास बात नहीं थी, आम बात थी। ये तो एक हमारी दिनचर्या का, रूटीन का, कल्चर का हिस्सा था। यदि माँ चूल्हा फूंक रही है, धुएं में उसके फेफड़े जल रहे हैं, आंखें जल रही है, तो वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा था, कोई सोचने वाला नहीं था। यानी घंटों मीलों दूर जाकर के सर पे मटका रख रख के एक एक घर की औरत पानी लेके आती थी, वो भी हमारी दिनचर्या का हिस्सा था, कोई बुरा नहीं मानता था। ठीक है भाई, यही है, यही जीने का रहा है और कोई चारा नहीं है। मुझे खुशी है कि देश में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जाना शुरू हुआ जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, जीरो से शुरू करके, कि भाई शौचालय एक बेसिक जरूरत, करोड़ों शौचालय बनवाए उन्होंने। आज गांव गांव, घर घर में शौचालय, इज्जत घर का नाम दिया। क्या था? एक विजन था, देश को यहां से इस एंगल से भी आगे बढ़ाना है। जब करोड़ों उज्ज्वला गैस सिलेंडर, चूल्हा लोगों को दिया गया, जब हमारी माएं खाली लाइटर लगाएं, बटन दबाएं और खाना बना सकती थी, उनको जाकर के लकड़ी काट के लाने की, उनको समेटने की चिंता नहीं थी। कुरुक्षेत्र के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम सैनी ने कहा कि हमने 1,06,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलवाया है। मुझे खुशी है कि हमारे कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हमने राज्य में एक अलग MSME विभाग का गठन किया है। विदेशों में युवाओं को शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए और निवेश आकर्षित करने के लिए हमने विदेश सहयोग विभाग का भी गठन किया है। हमने युवाओं को परंपरागत व्यवसायों के साथ आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन बनाया है। हरियाणा के अंदर आयोजन ये भी किया है जिनमें 1,06,000 युवाओं को हमने निजी क्षेत्र के अंदर भी रोजगार दिलवाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारे कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में हमने एक अलग MSME विभाग का गठन भी किया है। विदेशों में भी युवाओं को शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए निवेश हमने आकर्षित करने के लिए विदेश सहयोग विभाग का भी हमने गठन किया हुआ है। युवाओं को परंपरागत व्यवसायों के साथ साथ आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन हमने बनाया हुआ है और इसके तहत 1,41,254 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी
हमारी सरकार के द्वारा दिया जा चुका है। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक शिक्षा को कौशल से जोड़ने का काम वो हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को जो उन्होंने संकल्प लिया है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो लागू करेंगे, हमने उसको गति से लागू करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने कौशल की अलग से शिक्षा देने के लिए हमारे हरियाणा के अंदर देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जो भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की है, जिसमें हमारे युवा स्किल होकर के अपने पैरों पर खड़ा होने का वो काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि इस कार्यक्रम के दौरान भी आपको विभिन्न कौशलों से रूबरू भी कराया गया है। मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूं कि आप न केवल अपने पारंपरिक ज्ञान पर गर्व करें, बल्कि नए कौशल सीखने में भी कभी पीछे न रहें। नवाचार वह शक्ति है जो दुनिया को बदलती है। आज भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में भारत उभर रहा है। यह आपके युवा मन की रचनात्मकता का ये प्रमाण है। मेरा मानना है कि हर युवा में एक उद्यमी छिपा हुआ है। आपको बस अपनी उस क्षमता को पहचानना है और उसे सही दिशा में ले जाना। कर्नाटक में राजनीति सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, जहां विपक्ष के उपनेता अरविंद बेलद ने कहा कि ये ही सच है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच कुर्सी के लिए लड़ाई की चर्चा बड़े पैमाने पर हो रही है। उन्होंने कहा कि ये भी सच है कि क्रांति में मुख्यमंत्री का पद बदलेगा। ಈಗ ಐತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣ್ ಬರುವಂಥ ಸತ್ಯ ಇದು. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರದ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಏನು ಹೋರಾಟ ನಡೆದೈತಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದಾಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಕೈತೋ ನವಂಬರ್ದಾಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಕೈತೋ ಒಟ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತೂ ಆಕೈತಿ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟನೂ ಆಕೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಾಕೈತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೋ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೋ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೋ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತಗಳತನ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಆಗೋಂಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ರಿ ಅವ್ರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಒಂಥರ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅದು ಇರಾಕೆ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ತಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬುಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಜಿಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಾಲೆಜು. ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಒಳಗೆ, ಅದನ್ನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂದ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಂತರದ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದು? ಮೊನ್ನೆ ಇವರು ಬಂದ ಗುಂಡೂರು ಹೇಳಿದರು, ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮೋದಿಯವರು ಕೆಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಜೋಕ್ ಏನೈತಿ? ಹಂಗೆ ಏನು ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ತ್ಯಾಗಮಯಿ ಕುಟುಂಬ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು.
ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಸಕ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾರ್ದವ್ರು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋದಿಯವರು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಳಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. मध्य प्रदेश के जबलपुर में अवैध शराब की बिक्री को लेकर जनता में आक्रोश बना हुआ है, जहां जनता ने अपना गुस्सा दिखाते हुए सालों से चल रहे अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कटंगी थाना पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में सरपंच और कटंगी नगर परिषद अध्यक्ष अमिताभ साहू भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि गांव में शराब की अवैध कारोबारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे आगे वह फिर से ये कारोबार शुरू न करें। 88 से आए हैं महिलाओं के साथ और हम लोग के वहाँ पर दारू बिकती है, इसलिए ये दारू हमको बंद कराना है। सरमन ढाबा में बिकती है और गांव में सब जगह बिकती है, पूरी जटासी में, नाहन देवी कॉलोनी में भी बिकती है, नाहन देवी ढाबा में बिकती है और सब जगह बिकती है। कलारी वाले हम लोग के वहाँ मत जाएं, ना हम लोग महिलाएं होकर उनको परेशान करेंगे। अगर वो हम लोग के वहाँ जाएंगे तो हम लोग पब्लिक होकर सब लोग भाई लोग उनको मारेंगे। इसका हर्जाना प्रशासन करेगी। गुजरात के तापी जिले में धामोड़ी गांव की आदिवासी बालिका बॉलीवुड खिलाड़ी मिनल गामित ने जर्मनी में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में भारतीय टीम में स्थान प्राप्त कर तापी और गुजरात को गौरवान्वित किया। आपको बता दें कि मिनल गामित का FISU विश्वविद्यालय खेलों में भारत की महिला वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है। इसी को लेकर मिनल गामित ने कहा कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में खेलने का अवसर मिला, मेरे लिए गर्व की बात है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार की खेल महाकुंभ योजना नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करती है। એને રમત ગમતમાં રસ હતો એટલે એનું વોલીબોલમાં સિલેક્શન થયું। ત્યાં એમના કોચ હતા કૌશિક સર, એમણે એને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું। એમણે અમને કીધું કે એને એનું પરફોર્મન્સ સારું છે એટલે એને નડિયાદે ભણવા મોકલો, એટલે ત્યાં એને સારું પ્લેટફોર્મ મળશે અને સારી રીતના એ આગળ વધશે। એવી રીતના એ આગળ ગઈ, થોડા વર્ષો રમીતા, આમ એમ તો ખાસા વરસ થઈ ગયા એના તા 10 તે એટલા થઈ ગયા છે વરસે। પછી એનું સિલેક્શન હમણાં ઇન્ડિયાની ટીમમાં થયેલું છે વોલીબોલમાં। એનો અમને ખૂબ આનંદ છે અને ઓર એ આગળ વધે એવી અમારી ઈચ્છા છે। મારું નામ ગામિત સોનલ સોહનભાઈ, મારું ગામ છે ધમોડી, તાલુકો સોનગઢ ને જિલ્લો તાપી। આ મારા મમ્મી છે ને આ મારી નાની બેન છે પાયલ ને વચ્ચેવાળી બેન છે મિનલ। તે એ લોકો ઇન્ડિયાની ટીમમાં એ લોકોનું વોલીબોલની ટીમમાં સિલેક્શન થયેલું છે ને એ લોકો જર્મની રમવા ગયેલા છે। તો રમવા ગયેલા છે એટલે અમને ખૂબ આ ગર્વ થાય છે અને એણે ગુજરાત આખા ગુજરાત તરફથી એકલી છે અને એણે ખેલ મહાકુંભમાં પણ ભાગ લીધો છે અને એ ગુજરાત તરફથી બધે રમવા ગયેલી છે। એટલે અમને ખૂબ ગર્વ થાય છે। જે આ ખેલ મહાકુંભ છે તે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે ચાલુ કરેલો છે, એનાથી ગામડાના બાળકોને આગળ વધવા માટેની તક મળે છે। એવી રીતના આદિવાસી બાળકો આગળ આવે છે એટલે અમે सरकारનો राज्य सरकारનો પણ અમે ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। अकोला के बुल्डाना जिले में गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक उतावली नदी पर बने पुल को पार करते समय नदी में गिर गया। इस दुर्घटना में चालक लापता है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। फिलहाल रेस्क्यू टीम लगातार चालक को ढूंढने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस को ट्रक की डकैती के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 स्वदेशी नकली बंदूकें और 11 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।